अब नई सरकार ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट मेजोरिटी के नजदीक पे है। वो नई सरकार आई है। अब दलित समुदाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमको मेरे को क्या लगता है कि इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, क्योंकि उनका उनने जो बाचा पत्र निकाला है, बाचा पत्र के आप देखेंगे तो एक नंबर में ही घोषणा पत्र। जो दलित या घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, एक नंबर में ही उन्होंने दलित के बारे में लिखा है। उसमें एक क्लियर लिखा है कि दलित के ऊपर जो जो ऐतिहासिक उत्पीड़न हुआ है उसके लिए वो राज्य की तरफ से माफी मांगेंगे। अपने पहले स्टेटमेंट में ही नेपाल एक ऐसा यूनिक केस हिस्ट्री होगा वेयर डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स आल्सो हैव द रिजर्वेशंस। अब हम ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो 2008 से अभी तक जो वो ब्राह्मण क्षेत्रीय जिसको यहाँ हम खसार्य बोलते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ते जा रहा है। और जो दलित और अन्य सीमांकित समुदाय है उनका उनका जो प्रतिनिधित्व वो घटते जा रहा है। वो दोनों का हम बीच का जो यहाँ कुछ फासला है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक की बात करें तो नेपाल की राजनीति में जो दलित कम्युनिटी है तो उसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिल पाया है? अभी तक नेपाल के प्रधानमंत्री, आप दलित को छोड़ छोड़ दीजिए, एक हाथ छोड़कर ब्राह्मण और क्षेत्र के सिवाय और कोई भी नहीं हुआ है। तो एक ही समुदाय का, जिसको हम खसारे कहते हैं, उनका ही दबदबा रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, आप सात, अभी तो हम फेडरल स्ट्रक्चर में है, संघीयता में है, सात जो प्रदेश है, सात प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आप देख लीजिए, उसमें भी आप दलित को, नेपाल में दलित टोटल मिनिस्टर 7 नहीं है। स्टेट है ना? हाँ, सेवन प्रदेश, सात प्रदेश है। ठीक है। उसके मुख्यमंत्री भी अभी तक दलित से नहीं है। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ना बात ही नहीं, और अन्य राज्य के जो संरचनाएं हैं उसमें भी वेरी रेयरली आर दलित, अदरवाइज इट्स हाईली एक्सक्लूसिव। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशिल दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता और पूर्व रैपर 35 साल के बुलंद शाह 27 मार्च को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। साल 2008 के बाद यानी 18 सालों के बाद पहली बार नेपाल में कोई राजनीतिक दल अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। वैसे नेपाल की राजनीति के लिए यह एक अहम मोड़ है। बालन शाह उस जेंजी का आंदोलन का चेहरा बनकर निकले हैं जिसका आंदोलन पिछले साल सुर्खियों में रहा था। दर्शकों को बता दें कि साल 1997 से यानी 1997 से 2012 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ उन्हें जनरेशन जूमर्स या जेन जी कहते हैं। यह एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में शाम नहीं पता, मुझे लगा बताना चाहिए दोस्तों। जहाँ तक नेपाल की राजनीति की बात है तो नेपाल में कुल 275 सीट्स हैं। सरकार बनाने के लिए 138 सीटों की जरूरत होगी और आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पास 182 सीटें हैं। एक भयंकर जीत हासिल हुई है, एक बड़ी जीत। तो बालन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को करीब 50,000 वोटों से हराया था। तमाम दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव हार गए थे, तो प्रधानमंत्री जीत पाए थे आई थिंक चंद जी। वैसे में नेपाल की नई राजनीति कैसी, और इस सरकार में, इस नई राजनीति में वंचितों की भागीदारी, जो मार्जिनाइज कम्युनिटी है उनका पार्टिसिपेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे रूप सुनार जी से। हमारे साथ स्क्रीन पे रूप सुनार जी हैं। रूप सुनार डिग्निटी इनिशिएटिव नाम की संस्था के अध्यक्ष हैं। काठमांडू बेस्ड संस्था है यह, जो मार्जिनाइज कम्युनिटी है, दलित अधिकार है, इसके मुद्दों पर काम करते हैं। रूप जी हिंदी इंग्लिश मिला के बात करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे उनसे कि नेपाल ये इस नई राजनीति में या फिर नेपाल की राजनीति में दलितों का प्रतिनिधित्व अब तक क्या रहा है। साल 2021 की जनगणना के मुताबिक नेपाल में दलितों की जनसंख्या जो में हासिल हुआ है वह 13.06% है। इसमें ज्यादातर लोग आज भी जो है वो गरीबी से, लैक ऑफ एजुकेशन और लैंडलेस है। ये एक बड़ी समस्या भारतीय है नेपाल में भी। तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसके बावजूद भी जो उनके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स हैं वो उन्हें नहीं मिल सके हैं। इसकी वजह क्या है वो हम इस बातचीत में टोलने की कोशिश करेंगे। रूप सुनार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद अशोक जी। जी। तो मेरा पहला सवाल है कि नेपाल में जो नई सरकार शपथ लेने जा रही है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रवि लामिछाने हैं और पीएम पद पे बालेंद्र शाह शपथ लेंगे, उस कैसे देखते हैं आप एज ए दलित एक्टिविस्ट?
अ, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा एक डिस्क्लेमर भी करना चाहता हूँ। मेरी मैं हिंदी तो समझ पाता हूँ, मगर बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है। जी। तो हमारे बातचीत के दौरान कई तकलीफ हुई तो मैं अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, जो आपने यह प्रश्न रखा है, नेपाल में हमने विगत 3-4 दशकों का और विगत 7 दशकों का इतिहास देखेंगे तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने मूवमेंट किया है, स्ट्रगल किया है। विद इन दिस शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉलिटिकल रिजिम चेंज हुआ है। और रिजिम के बाद जो पॉलिटिकल चेंज के बाद जो सामाजिक चेंज, सोशल चेंज का एक कोर्स होता है, वो जिस जिस रफ्तार से जाना होता है वो नहीं जा रहा है। ये विगत का ये विगत पास में भी ऐसा हुआ था। अब जो आज की बात है, जेनजी हम्म, मूवमेंट जो हुआ, वो जेनजी मूवमेंट का अनेक कारण है। उसके पीछे भ्रष्टाचार का कारण है और कुशासन का कारण है। इसके अलावा इसमें ही वो समाहित नहीं है, इतना ही नहीं है कि जो देश में असमानता है, विभेद है, बहिष्करण है, उस हम्म, उसका भी एक कारण है। अब नई सरकार ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट मेजोरिटी के नजदीक पे है। वो नई हम्म, सरकार आई है। अब दलित समुदाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमको मेरे को क्या लगता है कि इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, क्योंकि उनका उनने जो बाचा पत्र निकाला है, बाचा पत्र के आप हम्म। देखेंगे तो एक नंबर में ही घोषणा पत्र। जो दलित, या घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, एक हाँ। नंबर में ही उन्होंने दलित के बारे में लिखा है। उसमें एक क्लियर लिखा है कि दलित के ऊपर जो जो ऐतिहासिक उत्पीड़न हुआ है उसके लिए वो राज्य की तरफ से माफी मांगेंगे अपने पहले स्टेटमेंट में ही। और जो दलितों का समस्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, एवं जो समस्या है, उनका संबोधन के लिए वो संरचनागत और प्रणालीगत तौर पे काम करेंगे। इसलिए अ, अ, इस स्टेज ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत कुछ कहना मुश्किल है, मगर मेरे को लगता है कि जब 2/3 मेजोरिटी, ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी का गवर्नमेंट सामने है, तो उसको हमने बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। और कल जो अब वो अच्छा काम करेगा तो हम उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। और कहीं वैसा काम नहीं हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन में कमिटेड किया है, तो ऑफ कोर्स हम अपोजिशन में तो रहेंगे। उसको उसको भी बिल्कुल। हम क्रिटिकली देखेंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात की आपने, तो आपने कहा कि माफी मांगी। ये तो एक अलग तरह की चीज हो गई कि जो भी उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं अब तक उसके लिए माफी मांगी। तो करेंगे क्या? सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये बताया कि वो इस सोसाइटी को लेके क्या क्या करेगी, उसकी योजना क्या है? अ, हाँ, वो एकदम इम्पोर्टेंट बात यही है। सबसे पहला तो जो राज्य है, राजनीतिक पार्टी है, इसको रिकॉग्नाइज करना उनका उसका जिम्मेदारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो आप उसको एड्रेस भी नहीं कर पाएंगे। सो उन्होंने वो माफी का जो पब्लिक एपोलॉजी का जिक्र किया है, वो अच्छी बात है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट वो इनफ नहीं है। उसके अलावा उन्होंने अपने जो बाचा पत्र है, इलेक्शन मैनिफेस्टो है, इलेक्शन हम्म, मैनिफेस्टो में दलित का जितना भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवाल है, हम्म, कई उनके प्रकृति संरचनागत है, कहीं उनकी प्रकृति प्रणालीगत है, कहीं उनकी सांस्कृतिक तौर पे है। तो उनको हम्म, दलित का जो संवैधानिक अधिकार है, आपके लिए मैं बता दूं, दलित का जो संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार में भी ऐसा क्लॉज डाला है कि उनको कार्यान्वयन करने के लिए सेपरेट कानून बनाना पड़ेगा, जो आज तक नहीं हुआ। संविधान बने हुए इतने बरस हो चुके हैं। ओके। इसलिए ओके। हम हमको क्या लगता है कि अगर ये सरकार अ, हम्म, वो कानून बना दे जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमिटमेंट किया हुआ है उसका कार्यान्वयन हम्म, हो सके। और जितने भी यहाँ दलित के ऊपर जो हिंसा हो रही है, बहिष्करण का राजनीति हो रहा है, न्याय में पहुंच में कई अन्य अवरोध है, अगर वो हम्म, सरकार इसमें काम कर सके, वो चाहे वो पॉलिसी के रिफॉर्म में हो, और जो हम्म, प्रैक्टिकल बैरियर्स है उसको हटाने में जो हम्म, काम कर सके, हम्म। तो वो अच्छा रहेगा। उसने एक कमिटेड किया है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो बातें करनी, देखिए राजनीतिक दल का काम है बातें करना, घोषणा करनी, में। वादे करना। वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जब काम की बात आती है, जैसे नई सरकार का गठन, ठीक है, बहुत लोगों की उम्मीदें हम्म, हैं, इतना प्रचंड बहुमत मिला है इस पर।
दलितों का प्रतिनिधित्व इस सरकार में कितना होने जा रहा है, इसको क्या लेके कोई चर्चा है? अ, अभी तक तो वो आप जब बालन के बारे में बात करते हैं तो ही इज फियर्सली अ प्राइवेट पर्सन। उनके हम्म। बारे में बहुत कुछ जानना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो मीडिया से बहुत कम बात करते हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस हिम। बट देन हम्म। अगेन अब ऐसा समय आ चुका है कि नेपाल के जो भी राजनीतिक दल हो, अगर वो हम्म। इंक्लूजन का और एक्सक्लूजन का बात नहीं करेंगे तो उनका पॉलिटिक्स कंप्लीट नहीं होगा, उनको वो करना ही है। इसलिए हम्म। अभी जो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा का जो परिणाम आया हुआ है, इसमें हाँ। आप देखेंगे तो एक एक अ, एक प्रत्यक्ष, हमारे यहाँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली है, एक जो सांसद है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से आए हुए हैं, और जो बाकी 16 लोग हुए वो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से, उनको कुल करके उसको 17 आप इंग्लिश सांसद। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ज्यादा लोगों को बेहतर समझ पाएंगे। एनी पॉलिटिकल अच्छा। रिजर्वेशन इन नेपाल? Yes, we have a mixed electoral political system, which means directly elected representation and proportional representation, right? So through directly elected system, one individual from Dalit community got elected, only one, and from proportional representation we have 16 who have been, who are going to be the member of parliament, who are ओके। going to take oath very soon. So altogether, we have 17 members of parliament from the Dalit community, which is around 6% altogether. Whereas our overall, population proportionate is our population size is 13.4% as of the ये recent census, but our representation in the House of Representatives is सिक्स 6.5 परसेंट percent, which is not even लाइक लाइक which is जैसे not even इंडिया half. में, लाइक इन इंडिया है ना, यहाँ पे SC ST का जो नंबर है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन Mhm. परसेंटेज, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। ऐसा कुछ नेपाल में नहीं है क्या? कितनी सीट रिजर्व होगी, इस सीट पे सिर्फ दलित फाइट करेंगे? नहीं, वो जो आप बात कर रहे हैं इंडिया का, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का हाँ हाँ सिद्धांत हाँ। से होता है। इन हाँ। नेपाल में जो है, जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, वो इलेक्टोरल सिस्टम हम्म। मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है। सो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम, संविधान में कमिटमेंट किया गया है कि दलित का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। बट जिस हम्म। प्रकार का इलेक्टोरल सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, उससे अभी तक वो जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन ओके। नहीं हो पाया है अभी तक 5 और 6% में ही है। ओके। अच्छा, नेपाल में जब हम दलित समाज की समस्या की बात करते हैं, जैसा मैंने जितना ढूंढा पढ़ा नेपाल के बारे में समझा, वहाँ पे एक लैंड की समस्या है, एक एजुकेशन, है ना, एक एजुकेशन की प्रॉब्लम है, गरीबी बहुत है। कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जो काफी अहम हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, सरकारें उसको सॉल्व नहीं कर पा रही? ऐसे ऐसे बहुत समस्या है, मुख्य समस्या, क्योंकि हमारा समाज जातिवादी है। इसका इसका जो संरचना है, इसका जो संचालन है, वो जातिवादी के नोशन से होता है, इसलिए हम्म। बहुत कुछ समस्या है नेपाल में। सबसे बड़ा समस्या तो उस निष्ठा ही है। अभी आप देखेंगे तो जो हमारा संविधान है, संविधान में जातीय विभेद को सीवियर सोशल क्राइम कहा है, और उसके तहत कुछ कानूने भी है, फिर भी वो उस नीच और जातीय हिंसा बढ़ती जा रही है। अभी आप ये डिजिटल एक्सपेंशन देख रहे हो, सोशल मीडिया में भी इसका वो बढ़ता ही जा रहा है। एक हम्म। मुख्य प्रॉब्लम तो यही है कि उस निच का छुआछूत का जो प्रैक्टिसेस है, वो अभी भी जिंदा है, ओके। सोसाइटी में वो अभी भी मौजूद है। इसके अलावा हम्म। जो जनसंख्या के अनुपात में जो उनका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का सवाल था, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हो या सरकारी नौकरी में हो, वो जनसंख्या के अनुपात में नहीं हो पा रहा है, रैदर वो गवर्नमेंट घटते में क्रम में है। रिजर्वेशन है? उनको अनफॉर्चुनेटली शायद नेपाल एक ऐसा यूनिक केस स्टडी होगा, वेयर
dominant caste groups also have the reservations. ओ, अ, ओ, अब हम ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो 2008 से अभी तक जो हम्म, वो ब्राह्मण क्षत्रिय जिसको यहाँ हम खसार्य बोलते हैं उनका हम्म, रिप्रेजेंटेशन बढ़ते जा रहा है। और जो हम्म, दलित और अन्य सीमांकित समुदाय है उनका उनका जो प्रतिनिधित्व वो घटते जा रहा है। वो दोनों का बीच का जो कास्ट फासला है वो बढ़ता जा रहा है। कास्ट सिस्टम लाइक हिंदू हिंदू स्टेट के नियरेस्ट है नेपाल। तो जो हिंदू कास्ट सिस्टम है इंडिया में लाइक वही नेपाल में फॉलो होता है, क्योंकि वो जब उसी चीज को फॉलो करते हैं तो वही चीज आप कहना हम्म। चाह रहे हैं। अच्छा, नेपाल में जो दलितों का आंदोलन हुआ है, क्या कभी कोई बड़ा मूवमेंट हुआ है जैसे इंडिया में हुआ? और अगर हुआ है तो वो उसकी हिस्ट्री क्या है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसको लीड किया? हाँ, क्यों नहीं। नेपाल में बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ नेपाल का जो प्रजातांत्रिक आंदोलन का इतिहास है और दलित आंदोलन का इतिहास है करीब करीब एक ही समय से आगे बढ़ा हुआ है। तो हम्म, जब नेपाल में सामाजिक आंदोलन हुआ था तो पहले उसनिस के तौर पर ही था। उसनिस दलित समुदाय के साथ होता था। वो दुर्व्यवहार होता था। इसके अगेंस्ट में दलित समुदाय इकट्ठे होते थे और इसके 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 लिए संघर्ष करते थे। आपको मालूम है दलित समुदाय को कानून बनाकर उनको स्कूल जाने नहीं देने देते थे। ज्ञान की स्कूल में पहुंच नहीं थे, संपत्ति की पहुंच नहीं थी। उस टाइम पे हम्म, भी अ, हमारे जो पूर्वजों ने आंदोलन किया है स्कूल जाने के लिए दलित को भी स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए करके उन्होंने इतिहास में आंदोलन किया है। इनके अलावा हम्म, नेपाल का जो दलित आंदोलन है विशेषतः सामाजिक आंदोलन वो इंडिया का अ, 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 विशेषतः बी आर अम्बेडकर ने जो जो मूवमेंट किया उससे क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड है। इवन ये मंदिर प्रवेश का जो आंदोलन है मंदिर प्रवेश का आंदोलन भी नेपाल में बहुत जगह हुआ है। पशुपतिनाथ हम्म, मंदिर में दलितों का प्रवेश निषेध था। उसके लिए भी कई हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने संघर्ष किया है। इसके हम्म, अलावा और भी है। जी, आप मधेश में देखेंगे तो मधेश में भी ये जो ये मरे हुए क्या कहते हैं इसे डेड कॉप्स मरे हुए जो जो एनिमल्स जानवर, होते हैं। एनिमल्स। हाँ हाँ हाँ। और उन वो उसका काम उसका वो दलित को सौंपा गया था उसका काम बाय हम्म, ट्रेडिशनल हम्म, कास्ट सिस्टम। एंड उसको हम्म, छुटाने के लिए भी मधेश में मधेसी दलितों ने समग्र दलित मूवमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है। अब आज के दिन पे हमारा जो आंदोलन है ये आंदोलन बेसिकली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेस में एक्सेस के लिए और जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप में भेदभाव हो रहा है इसको हटाने हम्म, के लिए केंद्रित है आज के दिन में। ठीक है, वही लगातार मूवमेंट चलता है। हाँ। अच्छा, ये अब तक की बात करें तो नेपाल की राजनीति में जो दलित कम्युनिटी है उसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिल पाया है? क्योंकि मैं जब मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें 20 जनवरी 2023 की खबर है, ये बीबीसी हिंदी ने पब्लिश की है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के 7 स्टेट में जो सीएम को इलेक्ट करना था उस पे कंट्रोवर्सी ये खबर आई थी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, वो कुछ खास कास्ट से ही रिलेशन था उनका, उसमें आर्य और मधेसी समुदाय के लोग थे। का नेपाल में कुछ खास समुदायों का ही दबदबा दिखता है? वे समुदाय कौन से हैं? और जो एक तो प्रधानमंत्री का पद होता है, बाकी स्टेट के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, क्या नेपाल में कोई दलित उस लेवल तक भी पहुंच पाया है? नहीं, अभी तक नहीं। शायद आप जिस रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हैं बीबीसी हिंदी में प्रकाशित हुआ जी। प्रोबेबली वो वही रिपोर्ट है जो डिग्निटी इनिशिएटिव ने प्रकाशित किया हुआ डेटा था। लास्ट हम्म, इलेक्शन में भी हमने वो काम किया था। अभी तक नेपाल के प्रधानमंत्री आप दलित को छोड़ छोड़ दीजिए हम्म, एक हाथ छोड़कर ब्राह्मण और क्षेत्र के सिवाय और कोई भी नहीं हुआ है। तो एक ही समुदाय का जिसको हम खसारे कहते हैं उनका ही दबदबा रहा है। एक प्राइम हम्म। मिनिस्टर ही नहीं आप सात अभी तो हम फेडरल स्ट्रक्चर में है संघीयता में है। सात जो प्रदेश है सात प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आप देख लीजिए उसमें भी आप नेपाल में दलित टोटल मिनिस्टर 7 नहीं है। स्टेट है ना? हाँ 7 प्रदेश 7 प्रदेश है।
ठीक है। उसके मुख्यमंत्री भी अभी तक दलित से नहीं है। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ना बात ही नहीं, और अन्य राज्य के जो संरचनाएं हैं उसमें भी वेरी रेयरली आर दलित, अदरवाइज इट्स हाईली एक्सक्लूजनरी। ठीक है, नेपाल में क्या दलितों की विचारधारा की, दलितों के होल्ड वाली, जिसका होल्ड दलित के पास हो, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव है? उसकी क्या हिस्ट्री है, उसका क्या भी योगदान है नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम में? नहीं, नेपाल में वी हैव मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत ही पॉलिटिकल पार्टीज है अभी इस लीड लीड इलेक्शन बाय के। लीड बाय दलित? नो नो, दलित का खुद का पार्टी तो नहीं है। हाँ, आई एम डिफरेंट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल। दैट कि लाइक इन इंडिया बीएसपी इज द पॉलिटिकल पार्टी। कांशीराम जी ने शुरू किया, स्टार्टेड बाय दलित, सीएम मायावती जी बनी थी, दिस इज दलित वुमेन। तो ऐसी ऐसा कोई स्ट्रक्चर पॉलिटिकल सिस्टम में, नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम में बन पाया है दलितों का पॉलिटिकल पार्टी? अभी तक ऐसा दिखा नहीं है। उसके पीछे एक राज क्या है कि नेपाल का जो दलित पॉपुलेशन है वो हाईली स्कैटर्ड है। एक ही जगह हम्म। पे, एक ही प्रदेश में और एक ही गांव में हाईली कंसंट्रेटेड नहीं है। एक और दो जगह को आप अगर छोड़ देंगे तो उनका जो पॉपुलेशन है वो हाईली स्कैटर्ड है, इसीलिए उनका खुद का पॉलिटिकल पार्टी बनाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। रिसेंटली एक एक प्रयास हुआ था, मगर जो एज इलेक्शन नजदीक पे आया तो वो दूसरे पार्टी से मिल गए, और the only candidate that got elected from directly electoral method is the one who actually established that party. सो अभी तक वो प्रैक्टिस हुआ नहीं है। मेरे अंदाज से दलित का खुद का पार्टी स्थापना करने से भी इतना ज्यादा होने वाला नहीं है। अगर हम दलित, मधेसी, थारू और अदर बैकवर्ड ग्रुप को एक एक हम्म। जगह पे लाके अगर पार्टी स्टैब्लिश कर सकेंगे तो उसका कुछ इसको हो सकता है। अगर दलित का ही सिंगल पार्टी बनाना और चलाना, यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उससे थोड़ा संभव नहीं दिखता। From there is a term in India, बहुजन समाज और बहुजन मूवमेंट, लाइक एससी, एसटी, ओबीसी और क्या कहते हैं, जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनको लेके पॉलिटिकल पार्टीज काफी काम कर रही है। तो क्या नेपाल की हम्म, आबादी में एससी, एसटी और जो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है ना, और जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी पॉपुलेशन मिला के कितनी होती है, और क्या वो सब मिल जाए वो फोर्स बन सकती है? जैसे इंडिया में हमारे कांशीराम जी ने भी बहुजन समाज को, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उसको उसको मिला के एक फोर्स बनाया था पॉलिटिकल सिस्टम में। ऐसा ऐसा हम्म। बन सकता है नेपाल की पॉपुलेशन के हिसाब से? हाँ, बन तो सकता है, वो पॉसिबिलिटी तो है, मगर नेपाल के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में समेटे हुए है। ठीक है। इसलिए अपने अपने पार्टी के अंदर रहकर, उन्हीं विचारधारा के अंदर रहकर वो अपना पहचान का और अस्तित्व का संघर्ष कर रहे, समानता ओके। का संघर्ष कर रहे हैं, लार्ज पार्ट ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स, राइट। हम्म। अदरवाइज जो 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 पीछे पड़े हुए हैं और जो एक्सक्लूडेड है समाज में हिस्टोरिकली, इफ दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ पार्टी, दैट वुड बी अ वंडरफुल थिंग। हम्म। बट आई डोंट सी इट विल हैपन एनी टाइम सून, बिकॉज जो अभी है, सीमांतकृत समुदाय के अधिकांश व्यक्ति है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में लगे हुए हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर ही रहकर वो काम कर रहे हैं। इसलिए ओके। ऐसे ऐसे भी है, कोई पार्टी है मगर वो इतना फोर्सफुली अभी तक आगे आया नहीं दिखाई देता है। अच्छा, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ डिग्निटी इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्या करती है आपकी संस्था, कब फॉर्म हुई, और क्या क्या इसके अचीवमेंट रहे हैं इस वक्त में, इस टाइम से में जब से ये काम कर रही है? हम्म। हमने क्या देखा कि नेपाल में जो दलित समुदाय है वो हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड है। राज्य ने उनके ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार किया है, और जो हमारा प्रोटेस्ट था, जो हमारा संघर्ष था, इट वाज मोर हम्म। गाइडेड बाय इमोशनल थिंग, like हम्म। state inflicted on us, and we are fighting it back. So what we thought हम्म। is, unless and until we have data evidences, हम्म। we cannot fight back.
स्ट्रांगली। हम्म। देयरफॉर हम्म। हमने क्या किया, 2010 में इस संस्था को स्टैब्लिश किया, और इस संस्था को हम्म। स्टैब्लिश करने का एक ही मकसद था, हम हमारे इस चीज में रिसर्च करेंगे, स्टडीज करेंगे, डेटा जनरेट करेंगे, एविडेंसेस बनाएंगे, और उसके तौर पर हम्म। जो हमारे समुदाय के नीति निर्माता हैं उनको ये डेटा डेटा और हमारा जो रिसर्च का फाइंडिंग है ये उनको शेयर करेंगे, हमारे कम्युनिटी को जागरण करेंगे, ताकि जितने भी ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स होंगे और जितने नीतिगत विचार तो विमर्श होंगे, उसमें हम एक प्रकार के इन्फॉर्म्ड डिबेट में हम्म। भाग ले सके। सो बेसिकली हम्म। अभी हम रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। रिसर्च हम्म। में जितने भी हमारे डेटा आते हैं, हमारा पॉलिसी एनालिसिस होता है, उनके तहत हम जो सार्वजनिक बहस है उनमें हमारा एक एक प्रकार से हमारा जो दलित सवाल का भाष्य है उसको प्रमोट करते हैं। इसी इसी इसके साथ साथ ही अभी हम ही 31 दलित बच्चों को पूर्ण छात्रवृत्ति के साथ कानून पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप देखें तो नेपाल के इतिहास तो में 75 वर्ष के इतिहास में आज तक कोई भी न्यायाधीश नहीं है सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में। इवन जिला अदालत और हाई कोर्ट में देखेंगे तो भी वो एकदम कम है। इसलिए अभी जो 31 बच्चे हम कानून पढ़ा रहे हैं, हमारा मानना है कि 10 और 15 years डाउन द लाइन दे विल बी एबल टू गेट इनटू कोर्ट एंड रिप्रेजेंट द लैंड। इसके अलावा हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म में भी एक्टिव है, क्योंकि डिग्निटी इनिशिएटिव इकोसॉस एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम दलित सवाल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाते हैं। और राज्य ने ये कन्वेंशन साइन किया है। राज्य को जवाबदेही बनाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मतलब कि नेपाल में जो जो कहते हैं ना कि वो पावर सेंटर होते हैं, लाइक पॉलिटिकल पावर सेंटर हो गया, या फिर एजुकेशनल लाइक वाइस चांसलर वगैरह हो गए, या फिर जो हम्म। बिजनेसमैन हो गए, या फिर जो मीडिया हो गया, ये और फिर हम्म। जो इस तरह की जो संस्थाएं हैं, यहाँ पे दलितों का प्रतिनिधित्व भी बिल्कुल ही नहीं है, या फिर गिने चुने लोग हैं जिनको उंगली पे गिना जा सकता एकदम कम है। क्योंकि जो नेपाल का आई मीन जिस प्रकार का आपका राजनीतिक संगठन दिखता है और देश का जो सार्वजनिक संस्थाएं का नेचर है, उसका रिफ्लेक्शन आप सभी जगहों में पाएंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो। है। यूनिवर्सिटी में भी आप एक ही दो लोग आपको एक ही दो लोग मिलेंगे जो जो काम करते हैं फ्रॉम फ्रॉम दलित कम्युनिटी। ओके। और आप इन केस देख ऑफ लीजिए। प्रोफेसर और वाइस चांसलर किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, और प्रोफेसर भी नहीं, नहीं है उसका। नहीं, नहीं। लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ चांसेस। लैक ऑफ चांसेस, क्योंकि कंप्यूटेड ह्यूमन रिसोर्सेज दलित कम्युनिटी भी है, उनको उनका एजुकेशन एक्सेस भी है। कई विदेशी विश्वविद्यालय से पढ़ के भी आए हैं, पीएचडी होल्डर्स भी है, बट उनको अवसर नहीं मिल रहा। ओके, मतलब स्थिति बहुत खराब है, ये हम कह सकते हम्म। हैं प्रेजेंटेशन के बाद। अच्छा, नई सरकार जो है बालेंद्र शाह, जिसके पीएम बनने जा रहे हैं, और ये 27 मार्च को शपथ लेने जा रही है, इससे मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, दलित को क्या उम्मीदें हैं, और आप लोगों की क्या मांगे रहे? अ, हमारी मांग तो यही है कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कमिटमेंट किया है, उनका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो अधिकार है उनको कार्यान्वयन किया जाए। और जो मौजूदा कानून है, जातिवाद विरोधी जितनी भी घटनाएं हो रही है उसमें वो जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें वो लूप होल्स है, उसको सुधारा जाए और दलित के पक्ष में लागू किया जाए। इसके अलावा जो जो न्याय में पहुंच की बात है, मैं आपको बता दूं, रिसेंटली सुर्खेत सुर्खेत यो कर्णाली प्रदेश में एक दलित बालिका का मर्डर किया गया रेप करने के बाद। वो भी एक नेशनल इश्यू बना है। इसलिए हमारा मांग ये है कि जो ये उच्च नीच की भावना जो संस्कार समाज में है, राज्य संरचना में है, इसको इसको बंद किया जाए। इसके लिए जो कानून बनाना है वो कानून बनाना चाहिए। अगर कानून है तो उसको लागू करना चाहिए। अगर वो कानून अपूर्ण अपूर्ण है, पूरा नहीं है, उसमें कुछ कमियां है, खामियां है,
तो उसमें उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दलित का जो शिक्षा का, जो 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 लैंड का और जो आवास का जो अधिकार है, सोशल सिक्योरिटी का अधिकार है, उनको इंश्योर करना चाहिए। क्योंकि अभी 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 जो हमारा सामाजिक सामाजिक संरचना है, उसमें से ही इस शिक्षा में पीछे होने के नाते और हमारे लैंड में एक्सेस ना होने के नाते, अपना खुद का मकान बोलो या हाउस ना होने के नाते बहुत समस्या हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है, विशेष विशेष करके ये मधेश में। इसलिए हम्म। जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट किया गया है, उनको पूरा करना है। और राज्य के संरचना में दलित का समानुपातिक प्रतिनिधित्व इंश्योर करना है। यही यही ओके। हमारी आशाएं है। अब एक गवर्नमेंट कैसे करेगी वो अभी पता नहीं, हमको भी उनको देखना पड़ेगा। हम हमारे तरफ से भरपूर पॉजिटिवली देख रहे हैं। अब हम्म। अगर हो नहीं पाएगा तो उस टाइम पे हम क्रिटिकली इसके बारे में भी बोलेंगे। बोलेंगे। तो कुल मिला के रूप सोनार जी से बात करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भले कोई देश लोकतांत्रिक होने का दावा करे, लेकिन अगर अपने बड़े समुदाय, 13.5% की आबादी नेपाल में दलितों की है, अगर इतने बड़े समुदाय को अभी तक मौके नहीं मिले हैं तमाम सत्ता की संस्थाओं में, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी सिस्टम हो, या फिर एकेडमिक सिस्टम हो, या फिर इस देश को आगे बढ़ाने में तो अगर मौका नहीं मिला है, तो उस देश के लोकतंत्र पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी आंदोलन के बाद जो बालेंद्र शाह की सरकार शपथ लेने जा रही है, 35 साल से उम्र है, और एक एक उम्मीद की जाती है कि इस उम्र के लोगों के हाथ में जब सत्ता आती है, इस उम्र के लोग जब पार्टी का संचालन करते हैं और सरकार में होते हैं, जीत कर आते हैं, तो उनके सोचने की दृष्टि अलग होती है। अब देखना यह है कि नेपाल का जनजीय आंदोलन या फिर जनजीय आंदोलन के बाद बनी जो सरकार है, वह नए तरीके से सोचती है या फिर नेपाल को उसी पुराने ढर्रे पे ही चलाएगी जो लगातार चलता रहा है, जिसमें आज भी जाति एक बड़ा सवाल है, और जिसमें जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, वंचित समुदाय है, उनको मौके नहीं मिले हैं, और उस सरकार की तरफ उम्मीद से देख रही है कि शायद ये नई सरकार हमें उन मौकों को मुहैया कराएगी जो अब तक नेपाल में उन्हें नहीं मिले। देखते रहिए दलित दस्तक। रूपसनाथ जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जरिए हमने नेपाल को समझने की, नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम को और उसमें जो दलितों की भागीदारी है, हिस्सेदारी मिली है, उसे समझने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए दलित दस्तक। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों से भी वीडियो पसंद आए साझा जरूर करिए।